कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान 26 फरवरी को बोर्ड का पेपर है। इसके लिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के प्रश्न आते हैं। इनके सभी वीडियो बन गए हैं। इसमें अब हम 4 अंक के प्रश्नों की, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की बात करते हैं जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है। ये जो ऊपरी परत है ये क्या कहलाती है? ह्यूमस कहला गई। अब ये संस्तर स्थिति ये वाला क्षेत्र कहला गया। फिर ये मृदा बोलते हैं। फिर ये वाला जो है ये उपमृदा है और ये अपक्षयित शैल है और ये हो गया आधार शैल। और यही चीज़ ऊपर भी लिखा है, ये ऊपरी मृदा हो गई, उपमृदा हो गई, अधसर या अपक्षयित शैल हो गया, आधारी शैल हो गया। इस तरह से आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4 परत में आपको बनाना है इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। या फिर वन भारत के लिए वरदान है, सत्यापित कीजिए। इस तरह का प्रश्न है। तो सबसे पहले इसके वनों से प्रत्यक्ष लाभ देख लेते हैं। लकड़ी की प्राप्ति। वनों से प्राप्त लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। वृक्षों से सागौन, साल, देवदार, चीड़, शीशम, आबनूस, चंदन आदि कीमती लकड़ी प्राप्त होती हैं। दूसरा है गौण पदार्थों की प्राप्ति। वनों से अनेक प्रकार के गौण पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे बांस, बेंत, लाख, राल, शहद, गोंद, चमड़ा, रंगने के पदार्थ, जड़ी बूटियाँ और पदार्थ भी आप लिख सकते हैं अपने से जो लिखना हो। इसके बाद आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री भी वनों से प्राप्त होती है। वनों से प्राप्त लकड़ी, घास, सनोवर तथा बांस से कागज उद्योग, चीड़, स्यूस, सफ़ेद सनोवर से दिया सिलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुआ की छालें व बबूल से गोंद, चमड़ा उद्योग, चंदन, तारपीन, केवड़ा से तेल उद्योग, जड़ी बूटियों से औषधि उद्योग विकसित हुए हैं। चारागाह। वन क्षेत्र में जानवरों के लिए उत्तम चारागाह स्थल है। वनों से जानवरों के लिए घास व पत्तियां मिलती रहती हैं। अन्य लाभ देखिए। रोजगार। वनों पर 7.8 करोड़ व्यक्तियों की आजीविका आश्रित है। वनों से जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं उनसे उद्योग चल रहे हैं। करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। राजस्व की प्राप्ति। सरकार को वनों से राजस्व व रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है। विदेशी मुद्रा का अर्जन। वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी से निर्मित कलात्मक वस्तुओं का निर्यात करने से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। इस तरह से ये वनों के प्रत्यक्ष लाभ हैं। अब वनों से अप्रत्यक्ष लाभ को समझते हैं। वनों से अप्रत्यक्ष लाभ को देखिए। जलवायु को सम बनाए रखना। वन जलवायु को मृदुल बनाते हैं। वन गर्मी और सर्दी की तीव्रता को कम करने में सहायक होते हैं। वर्षा में सहायक होते हैं। वनों की नमी से उनसे गुजरने वाले बादल नमी प्राप्त करके वर्षा कर देते हैं। बाढ़ों से रक्षा होती है। वन पानी के वेग को कम कर देते हैं। बाढ़ के पानी को सोख लेते हैं। बाढ़ के पानी वन क्षेत्रों में फैलकर धीरे धीरे नदियों में जाता है। इससे बाढ़ का नियंत्रण होता है। रेगिस्तान के प्रसार पर नियंत्रण। सरदार पटेल ने कहा था, यदि रेगिस्तान को बढ़ते हुए प्रसार को रोकना है और मानव सभ्यता की रक्षा करनी है तो वन संपदा के क्षय को अवश्य रोकना होगा। अतः वन मरुस्थलों के विस्तार को पूरी तरह से रोक के रखते हैं। भूमि के कटाव को रोकते हैं। वनों के कारण मृदा की ऊपरी सतह नहीं बह पाती है। इससे मृदा की पोषक तत्व में कमी नहीं होती और वह उपजाऊ बनी रहती है। उर्वरा शक्ति में वृद्धि। वनों द्वारा भूमि की उर्वरता में अत्यधिक वृद्धि होती है, क्योंकि वृक्षों की पत्तियां, घास और पेड़ पौधे, झाड़ियां आदि भूमि पर गिरकर सड़कर ह्यूमस के रूप में भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य। वनों से देश के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है व देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस तरह से ये कुछ अप्रत्यक्ष लाभ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव बताइए। तो प्रमुख दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव इस तरह से हैं।
प्रदूषित वायु मानव के श्वसन क्रिया में हानि पहुंचाती है। इससे दमा, नमोनिया, गले में दर्द, खांसी के साथ कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग जैसे घातक रोग हो जाते हैं। हानिकारक गैसों का वायुमंडल में अधिक मिश्रण बड़े हादसों को जन्म देती है, जिससे मनुष्य अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी इसी प्रकार के औद्योगिक गैस रिसाव का परिणाम थी। अब प्रदूषित पेयजल अनेक रोगों के कीटाणु, विषाणु मानव के शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। प्रदूषित जल सेवन से पेचिश, हैजा, अतिसार, टाइफाइड, चर्म रोग, खांसी, जुकाम, अंधापन, पीलिया, पेट के रोग हो जाते हैं। गंदगी के क्षेत्रों में प्रदूषित चीज़ों से मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े आदि पनपते हैं। गंदगी युक्त वातावरण में अनेक कीटाणु पैदा होते हैं जो मानव के लिए पेचिश, तपेदिक, हैजा, आंतों में रोग, आंखों में जलन आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ध्वनि प्रदूषण का सबसे बुरा प्रभाव सुनने की शक्ति पर पड़ता है। अत्यधिक शोर से व्यक्ति बहरा हो जाता है। औद्योगिकरण से बढ़ते प्रदूषण और वायुमंडल में बिखरती कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव का जन्म हुआ है। सूर्य की गर्मी वायुमंडल में कैद हो जाने से धरती के औसत ताप में वृद्धि हो जाती है। इससे भूतापन या ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। इसके दुष्परिणाम मानव जाति के लिए अत्यंत घातक है। इस तरह से प्रदूषण से हानि है, और भी जो हानि है आपके समझ में आती है उसको लिख सकते हो। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा याद करने वाला क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत की 5 प्रमुख आयात एवं निर्यात वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर भारत में जो आयात होती हैं, मतलब दूसरे राष्ट्रों से भारत में आती हैं, उनकी 3 श्रेणियाँ हैं। पूंजीगत वस्तुएं, इसमें मशीनें हैं, धातुएं हैं, अलौह धातुएं हैं, परिवहन के सामान शामिल हैं। फिर है कच्चा माल, इसमें खनिज तेल, कपास, जूट, रासायनिक वस्तुओं का समावेश है। उपभोक्ता वस्तुएं, इसमें खाद्यान्न, विद्युत उपकरण, औषधियाँ, वस्त्र, कागज़ आदि का समावेश होता है। इस तरह से ये सारी सामग्रियाँ जो होती हैं विदेशों से आयात की जाती हैं। अब भारत की निर्यात, भारत अपनी सामग्रियों को दूसरे देशों में भेजता है। उसके 4 समूह हैं, कौन कौन से चीज़ों को भेजता है। पहला खाद्यान्न समूह, ये कृषिजन्य वस्तुएं, इसमें अनाज है, चाय है, कॉफ़ी है, तंबाकू है, काजू है, मसाले है। इस तरह से खाद्यान्न वस्तुओं को भेजा जाता है। कच्चे माल को भी भेजा जाता है, जैसे खाल है, चमड़ा है, ऊन है, रुई, कच्चा लोहा, मैग्नीज, खनिज पदार्थ आदि शामिल हैं। निर्मित वस्तुएं, इसमें जूट के सामान, कपड़े, चमड़े सामान, सीमेंट, खेल का सामान, जूते आदि भी विदेशों में भेजे जाते हैं। पूंजीगत सामान, इसमें मशीनें, परिवहन उपकरण, लोहा, इस्पात, इंजीनियरिंग वस्तुएं, सॉफ्टवेयर एवं सिलाई आदि मशीनों को शामिल किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर भारत में इन वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो ये काराकोरम पर्वतमाला, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी, इसमें 2-3 क्वेश्चन को मैं मिला दिया हूँ, एक ही मैप में आप देख लेंगे। फिर अगला है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, छोटा नागपुर का पठार, सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी, कन्याकुमारी, इस तरह से है। आगे और देखते हैं। अगला है, भारत के मानचित्र में गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, इनको भी दर्शाना है। तो इनमें से कुछ न कुछ तो आ ही जाता है। और देखिए इसमें क्या क्या है, चलिए इस मैप को पूरा समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यदि आपको काराकोरम दर्शाना है तो ये देख लीजिए, ये काराकोरम की स्थिति हो गई, ये अरावली पर्वत की हो गई, यहाँ पर ये भारत में सर्वोच्च शिखर ये एवरेस्ट का हो गया, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, यहाँ गंगा हो गई, यहाँ सतपुड़ा हो गया, यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ नर्मदा नदी हो गया। अब इस तरह से यहाँ पर आप इसको दर्शा सकते हैं। ये कृष्णा नदी है। लोकेशन पर ध्यान रखना है, कहाँ पर कौन सी चीज़ है। अब इधर भी देख लेते हैं। तो यहाँ कृष्णा नदी, नीलगिरी, कावेरी और कन्याकुमारी, इस तरह से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जो आएगा उसको दर्शाना है। यदि कृष्णा नदी नहीं आए तो ये नहीं दर्शाएंगे, खाली नक्शे में जहाँ जहाँ जो चीज़ होगा उस तरह से बता देना है। फिर यहाँ संकेत भी लगाना चाहिए कि नदी के लिए हम ऐसा बनाए हैं, पठार के लिए ऐसा बनाए हैं, पर्वतमाला के लिए ऐसा बनाए हैं, सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र इस तरह से है। तो इस तरह से आप संकेत भी दे सकते हैं उस नक्शे में। अगला देखते हैं, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो कोई 4 आते हैं, इसमें तो बहुत सारे मैं इकट्ठा कर दिया हूँ।
कोयला उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, डिगबोई असम, यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र, प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र, लक्षद्वीप, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और ये तारापुर अणु विद्युत ग्रह। चलिए इनको देखते हैं नक्शे में। अब यहाँ देख लेते हैं, ये जहाँ जहाँ बना है ये इस तरह का वो कोयला क्षेत्र है, जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये जहाँ जहाँ ये देख लीजिए कोयला को इस तरह से दर्शाना, इस बेल्ट में कोयला है। इसके बाद ये खनिज तेल का है, तो खनिज तेल देख लेते हैं यहाँ, यह देख लीजिए खनिज तेल ये आसाम के हिस्से में, ये डिगबोई वगैरह में है। फिर यूरेनियम है, तो यूरेनियम का भंडार यहाँ आपको ये राजस्थान में मिल रहा है। फिर ये प्राकृतिक गैस है, तो प्राकृतिक गैस ये गुजरात में यहाँ है। इसके बाद यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा का जो संयंत्र है ये है कलपक्कम है, यहाँ है कोटा। इस तरह से इसमें हमको दर्शाना है। यहाँ अंडमान निकोबार दर्शाना हो, लक्षद्वीप को दर्शाना हो, तो इसको यदि एक बार नॉर्मली देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे नक्शा को भरना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासकों में ब्रिटिश शासन से असंतोष के क्या कारण थे? अंग्रेजों की राज्य विस्तार नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और जमींदारों में असंतोष व्याप्त हो गया था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि व्यवस्था, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में ज़बरदस्ती विलय कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने पंजाब, सिक्किम, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। सरकार ने अवध, तंजौर, कर्नाटक के नवाबों को राजकीय उपाधियां समाप्त कर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। अंतिम मुगल सम्राटों के प्रति अंग्रेज़ों का व्यवहार अनादरपूर्ण होता चला गया। इन परिस्थितियों में शासन परिवारों में घबराहट फैल गई। अंग्रेज़ों ने जिन राज्यों पर कब्जा किया वहाँ के सैनिक, कारीगर, अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों भी प्रभावित हुए। अंग्रेज़ों ने अनेक सरदारों और जमींदारों से उनकी ज़मीन छीन ली। इसके कारण भारतीय शासकों में असंतोष व्याप्त था। इसको आप चाहें तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के क्या कारण थे? तो इसमें कारण देख लिए। पहला कारण देख लीजिए, 1857 की क्रांति निर्धारित तिथि से पूर्व प्रारंभ कर दी थी, जिससे यह असफल हो गई। मेल्सन ने के अनुसार यदि यह क्रांति निश्चित समय पर प्रारंभ होती तो इसे सफलता अवश्य मिलती। दूसरा कारण है 1857 की क्रांति की असफलता का अन्य कारण योग्य नेतृत्व का अभाव। इसमें लीडरशिप नहीं थी, योग्य नेतृत्व नहीं था। विद्रोही नेताओं में सैनिकों, कुशलता तथा संगठित होकर कार्य करने का क्रांति संचालन की क्षमता का अभाव था। फिर अगला है 1857 की क्रांति के समय अधिकांश नरेशों ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर अंग्रेज़ों का ही साथ दिया। सर जॉन के मत में यदि समस्त भारतवासी पूर्ण उत्साह से अंग्रेज़ों के विरुद्ध संगठित हो जाते तो अंग्रेज पूर्णतः नष्ट हो जाते। अगला है, क्रांतिकारियों में वीरता तथा साहस की भावना का अभाव नहीं था, परंतु उनकी सैनिक शक्ति अत्यधिक निर्बल थी, ज़्यादा सैनिक नहीं थे। फिर अंग्रेज अधिकारी क्रांतिकारियों का दमन आधुनिक हथियारों से करते थे, परंतु क्रांतिकारियों के पास उनके सामना करने के लिए आधुनिक हथियारों का अभाव था। इसलिए ये 1857 की क्रांति असफल हो गई। फिर अगला 1857 की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर प्रमुख कारण क्या है? राजनीतिक कारण। इस विद्रोह के अधिकांश राजनीतिक कारणों के लिए लॉर्ड डलहौजी उत्तरदायी था। उसकी उग्र साम्राज्यवादी नीति, छोटे छोटे राज्यों को हड़पने के विभिन्न सिद्धांतों ने भारतीय राज परिवारों में घोर असंतोष था। सामाजिक कारण, अंग्रेजों द्वारा सतीपता पर प्रतिबंध लगाकर धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित करके परंपरागत उत्तराधिकार के नियम में संशोधन करके भारतीयों की सामाजिक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। इसने भी 1857 की क्रांति लाने में सहयोग दिया। आर्थिक कारण 1857 में विद्रोह में राजनीतिक कारणों की तरह ही आर्थिक कारण भी प्रबल थे। अंग्रेजों की नीति ने भारतीय किसानों को उजाड़ दिया था, शिल्पकारों दस्तकारों को बेकार बना दिया था, व्यापारियों को चौपट कर दिया था, जमादारियां समाप्त कर दी थी, भारत का धन बाहर जाने लगा था। इस तरह शासन के खिलाफ व्यापक आर्थिक असंतोष उत्पन्न कर दिया था। इसका सैनिक कारण, कंपनी के सैनिकों में भारतीय सैनिकों की संख्या 2,33,000 थी, जबकि ब्रिटिश सैनिक केवल 35,000 थे।
इस प्रकार भारतीय सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य के स्तंभ थे, परंतु वेतन भत्ते ब्रिटिश सैनिकों से कम थे। अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। अगला तात्कालिक कारण, इस समय सरकार ने एनफील्ड राइफल नामक एक नली बंदूक सेना के व्यवहार के लिए चालू की थी। इनमें कारतूसों में सूअर तथा गाय की चर्बी होती थी। इससे भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो ये जो है 1857 की क्रांति के मुख्य कारण थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में इसका क्या महत्व है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। 1942 के वर्ष में देश के राजनीतिक मंच पर एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन आरंभ हुआ जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह अर्थात एक जन आंदोलन था। यहाँ सामान्य लोग भी शामिल थे। यह एक ऐसा अंतः प्रेरित और स्वेच्छा सूचक सामूहिक आंदोलन था जिसका जन्म राष्ट्र स्वाधीनता के लिए स्वप्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रसिद्ध प्रस्ताव पास किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर महात्मा गांधी ने अपने उत्साहपूर्ण तथा जोशीले भाषण में भारतवासियों से करो या मरो का ऐतिहासिक संदेश दिया था। इस संदेश का आशय था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए भारतवासियों को अहिंसक ढंग से हर संभव उपाय करना चाहिए। अगला आंदोलन का प्रारंभ, भारत छोड़ो प्रस्ताव के पारित होने के दूसरे दिन ही ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। परिणामस्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन आग की तरह पूरे देश में फैल गई। प्रमुख प्रदर्शन हुए। राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के कारण इस आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया। जगह जगह पर उग्र प्रदर्शन हुए। नगरों तथा गांव में विशाल जुलूस निकाले गए। स्थान स्थान पर रेलवे स्टेशन, डाक कारखाने पर थानों को जला दिया गया। बलिया, सतारा, बंगाल, बिहार के कुछ स्थानों में तो कुछ काल के लिए ब्रिटिश शासन का नामो निशान ही मिटा दिया गया। इन स्थानों पर आंदोलनकारियों ने स्वतंत्र शासन की स्थापना कर दी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने कठोरता से अपना दमन चक्र चलाया। यह आंदोलन 1945 तक किसी न किसी रूप में चलता रहा। यह सत्य है कि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन का दमन कर दिया था, परंतु इस जनजागृति ने ऐसे वातावरण का निर्माण किया कि कुछ वर्षों बाद ही ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़कर जाना पड़ा। 5वां प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या है? 5वां पॉइंट है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन का अपना विशेष महत्व है। यह सत्य है कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंदोलन को आरंभ किया गया था वह तुरंत प्राप्त नहीं हो सका, परंतु इसके प्रभाव व्यापक रहे। इस आंदोलन के कारण अमेरिका, चीन आदि विशाल राष्ट्रों को भारत के जन असंतोष का ध्यान हुआ, जिससे उन्होंने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वह भारत को स्वतंत्र कर दे। साथ ही ब्रिटेन को यह भी ज्ञात हो गया कि अधिक दिनों तक भारत के पराधीन नहीं रख सकता। अन्य शब्दों में इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों कर्तव्यों का वर्णन करिए। मौलिक अधिकारों का वर्णन करिए। यहाँ पर कर्तव्य अलग से क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, मौलिक अधिकार को समझते हैं। तो ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु मौलिक अधिकार आवश्यक है। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये अधिकार जो न्याय योग्य हैं, जिनका उल्लंघन होने पर नागरिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। ये अधिकार निम्नवत है। पहला है समानता का अधिकार। इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता तथा भेदभाव, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत कर दिया गया। सरकारी नौकरियों में बिना धर्म, जाति, लिंग आदि को भेदभाव की ये समानता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अंतर्गत नागरिकों को भाषण देने, विचार प्रकट करने, शांतिपूर्ण सभा करने, संघ बनाने, देश में किसी भी स्थान पर घूमने फिरने, देश में किसी भाग में व्यवसाय करने, देश के कहीं भी रहने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसके बाद अगला देखते हैं, फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रत्येक नागरिक को शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार है। इस अधिकार के अनुसार मानव के क्रय विक्रय, किसी को बेगार लाने, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने, खानों, किसी खतरनाक धंधे में लगाने पर रोक लगा दी गई। फिर अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अतः प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है। प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का तथा उनका प्रबंध करने का अधिकार है।
सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत भारत के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा उसका विकास करने का अधिकार है। फिर अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है, यदि ऊपरी वर्णित 5 अधिकारों में से किसी भी अधिकार पर आक्षेप किया जाए या उसे छीना जाए, चाहे वह सरकार क्यों न हो, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से न्याय की मांग कर सकता है। इन अधिकारों को संकट काल में प्रतिबंधित किया गया है। अब इसका अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र को उदाहरण सहित समझाइए। तो प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए कृषि को लिया जाए तो फसलों के उत्पादन के लिए मुख्यतः प्राकृतिक कारकों जैसे मृदा, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः कृषि उपज एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार वन, पशुपालन, खनिज आदि को भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र में गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए लोहे से मशीन बनाना, कपास से कपड़े बनाना आदि प्राथमिक गतिविधियों के बाद अगला कदम है। इस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती, वरन हम इन्हें मानवीय क्रियाओं द्वारा निर्मित करते हैं। ये क्रियाएं किसी कारखाने या घर में हो सकती हैं। चूँकि यह क्षेत्र क्रमशः संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है या द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। थैंक यू। इस तरह से आपको पूरे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद पेपर देना है। बेस्ट ऑफ लक।